हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से चालू करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसी तरीके से देखेंगे जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलाम फोर्स को देखा था। आपको याद होगा कूलाम फोर्स अपन ने डिस्कस किया था, उसका वेक्टर फॉर्मेट देखा था और उसके बाद में हमने देखा था कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। सेम उसी पैटर्न के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस करेंगे, सेम वही पैटर्न होगा। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारे पास में क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फील्ड क्या चीज है पहले तो ये समझिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, एक टीचर का एग्जांपल ले लेता हूं, है ना। एक टीचर जो कि क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा है, अगर वो बोलेगा किसी भी स्टूडेंट को या फिर पूरी क्लास को बोलेगा कि हाँ थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए चुप बैठ जाओ। वैसे तो वो हमेशा चुप बैठने के लिए बोलेंगे, टीचर्स तो हमारा काम है आप लोगों को जब तक चुप नहीं कराएंगे तब तक हम अच्छे से पढ़ाएंगे कैसे। लेकिन अगर वो क्लास को अगर कहेगा कि भैया चुप बैठ जाओ, तो पूरी की पूरी क्लास एक बार के लिए क्या हो जाएगी? चुप हो जाएगी, है ना। पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाएगा। तो वो टीचर का फील्ड है बच्चों, वो क्लासरूम टीचर का क्या है? फील्ड है, जहां तक टीचर अपना इन्फ्लुएंस जो है उनके ऊपर डाल सकता है। ठीक है ना, अपना फोर्स जो है उन बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकता है। अगर मैं उसी स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल की बात करूं और डायरेक्टर या प्रिंसिपल एकदम से नीचे से माइक से आवाज दे, पिन ड्रॉप साइलेंट, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंट, पूरी की पूरी स्कूल एक बार के लिए शांत हो जाएगी। एक बार के लिए तो मेरे सबसे टीचर भी शांत हो जाएंगे कि क्या हो गया, है ना। होगा नहीं होगा? ऐसा होगा ना भाई। ठीक है, तो डायरेक्टर का या प्रिंसिपल का तो पूरा का पूरा स्कूल एरिया है, पूरा का पूरा रीजन जो है वो पूरा स्कूल है भैया। वहां तक उनका क्या चल सकता है? प्रभाव चल सकता है, उनका इन्फ्लुएंस चल सकता है बच्चों। ठीक है, तो सेम हम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्जेस कहां तक अपना इन्फ्लुएंस जो है दूसरे चार्जेस के ऊपर डाल सकते हैं, या कहां तक किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकते हैं, वो वाला जो रीजन है, उस रीजन को क्या कहा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। वापस से बताता हूं कि कोई भी चार्ज ले लो या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस ले लो, है ना, उसके चारों तरफ का वो पर्टिकुलर रीजन बच्चों जहां तक वो चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज किसी अदर चार्ज पे अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगा सकता है। ठीक है, उसको ही हम क्या कहेंगे? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या उस ग्रुप ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मैं बोल रहा हूं तो शायद लगातार नहीं समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करो एक चार्ज है हमारे पास में कैपिटल क्यू। ठीक है, और अगर मैं इसके पास में एक स्मॉल क्यू चार्ज रख देता हूं तो ये कैपिटल क्यू शायद इसको क्या करे? रिपेल करे। ठीक है, अगर मैं माइनस का स्मॉल क्यू चार्ज रख देता हूं तो ये पॉसिबल है कि ये कैपिटल क्यू इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जहां तक कैपिटल क्यू इन चार्जेस को या तो रिपेल कर सकता है या फिर अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं, यहां रख दूं, श्योर है कि ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को रिपेल ही करेगा। ये फिक्स है, इसे रिपेल ही करेगा बच्चों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव के चार्ज थे। लेकिन क्या ये लगने वाला फोर्स F1 और ये लगने वाला फोर्स सेम है? नहीं बच्चों, ये दोनों फोर्स सेम नहीं है। कूलाम भैया ने खुद ने बोल दिया था F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन क्या होता जाएगा? कम या फिर ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स कम ही होगा। ठीक है, सीधी सी बात है ये तो ये वाला फोर्स ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है यहां पर, जबकि यहां पर लगने वाला फोर्स जो है वो कम हो गया है। तो जैसे जैसे ये चार्ज और दूर चला जाएगा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और कम हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन ऐसी भी तो होगी जहां पर ये कैपिटल क्यू चार्ज कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, अपना इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। होगा नहीं होगा? अरे होना चाहिए ना बच्चों। हम उसी जगह की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं जहां तक ये कैपिटल क्यू जो है अपना इन्फ्लुएंस बना सकता है। वो पर्टिकुलर रीजन इस कैपिटल क्यू का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके बाद में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, या फिर इसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा पार्ट था। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है मैंने आपको बता दिया है। ये पता चला ना भैया, एक पर्टिकुलर रीजन जहां तक कोई भी चार्ज
या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस जो हैं वो अदर चार्जेस को अट्रैक्ट या फिर क्या कर सकें, रिपेल कर सकें, वो पर्टिकुलर रीजन क्या होगा, उस चार्ज का या ग्रुप ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अरे बात समझ में आई देवताओं? लिख दूं मैं फिर इस चीज को, लिख दूं? नहीं लिख रहा, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे। अरे ये लाइट जो मैंने, आहा, ओके, ऑलराइट, वो लाइटिंग एडजस्टमेंट के अंदर थोड़ा इशू हो गया था, मैंने बहुत तेजी से डस्टर, ये डस्टर नहीं है वैसे, है ना। चलो ठीक है, काम करना चालू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखो बच्चों क्या हो रहा है, इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसी लेक्चर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही हम बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कहना चालू कर देंगे। ठीक है, तो बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। लेकिन इंटेंसिटी क्या बताता है कि भैया वो लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स था वो कितना पावरफुल है। ठीक है, वो चीज कौन बताता है बच्चों? वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे इसको कुछ ऐसा समझिए, क्या भाई, मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, किसी भी चार्ज का या ग्रुप ऑफ चार्जेस का क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस वाले रीजन को अपन ने क्या माना, इलेक्ट्रिक फील्ड माने, ये उसका फील्ड है भैया, रीजन है। इस फील्ड के अंदर अगर हम किसी क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रख दें, क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दें, टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, ये कैपिटल क्यू मान लिया एक चार्ज है और उसका ये रीजन मान लिया, सपोज कर रहे हैं अपन। ठीक है, कैपिटल क्यू और उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि भैया ये यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन ने क्या रखा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया है, यूनिट पॉजिटिव मान लीजिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया है। तो ये कैपिटल क्यू इस क्यू नॉट को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। अरे रिपेल करेगा नहीं करेगा? ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वही फोर्स किसको डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड बच्चों, हमारा ये जो टेस्ट चार्ज है उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। दूसरी बात, वो यूनिट है, उसका मैग्नीट्यूड कितना माना है हमने, सिंगल माना है। तो किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो सीधी सी बात है उसके ऊपर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर लगने वाला फोर्स ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। बात समझ में आ गई? चलो, अगर ऐसा भी नहीं समझ में आया कि सर आपने इसी फोर्स को कैसे बता दिया, मैं बताता हूं भाई, कारण बताता हूं आपको। जैसे हमने बोला फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, समझना आप मेरी बात को, थोड़ा सा तसल्ली से देखिएगा। फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, कितना फोर्स है भैया, तो हमने बोला एफ है, दैट इज के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो चलिए, आप इसी लाइन को, मतलब मैं इस चीज को और कैसे लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज कितना, इतना। ठीक है, अगर मैं इसी चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बना देता हूं, क्यू नॉट को कितना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बना देता हूं, तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना होगा, इस क्यू नॉट को कितना बना दो, यूनिट बना दो, सिंगल बना दो बच्चों। सिंगल कैसे बनाओगे भैया, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, एक तरीका तो ये। अदरवाइज आप फोर्स में किसका डिवाइड लगा दीजिए, क्यू नॉट का डिवाइड लगा दीजिए। अरे ये सेम ऐसा ही है बच्चों, 100 एप्पल्स कितने अमाउंट की है, सॉरी 10 एप्पल्स 100 अमाउंट की है, तो एक सिंगल एप्पल का अमाउंट कितना होगा, आंसर है 10 रुपीज। अरे यही तो होगा, तो मैं यही बोल रहा हूं, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इतना, तो सिंगल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, सिंपल सा है, उसका डिवाइड लगा दो। आपने क्या किया, 10 का डिवाइड ही तो लगाया था 100 में,
10 का डिवाइड लगाया था 100 में, तभी जा करके तो 10 आया वापस से। बात समझ रहे हो मेरी? हम यहां पर भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आ रहा है नहीं आ रहा? ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ना, ये फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स experienced by unit positive test charge denotes the electric field intensity। वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। तो फॉर्मूला पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता चला। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। पहला टास्क हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके फॉर्मूले के ऊपर एक बार के लिए आए। ऊपर है फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नीचे है चार्ज, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी का डिवाइड देकर के देखते हैं। जैसे लेट सपोज करो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, वेक्टर का एग्जांपल कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, जो भी आपको वेक्टर वैल्यू लिखनी है वो लिख लो। मैं यहां पे लिख देता हूं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, हो गया। क्यू नॉट को मैंने मान लिया 2 कूलम, मान लेते हैं 2 कूलम। तो 2 सीधा सीधा लिखेंगे, वैल्यू डिवाइड करके देखो कितना आएगा भाई, एक बार के लिए डिवाइड करके देखो कितना आएगा। दैट विल बी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बताओ इतना आएगा नहीं आएगा? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये देख करके बताओ कि ये वाली वैल्यू जो है वो वेक्टर दिखाई दे रही है या स्केलर दिखाई दे रही है? बताओ एक बार के लिए, देखो इस चीज को। मेरे हिसाब से वेक्टर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा क्वांटिटी है बच्चों? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी का अपना एक डायरेक्शन भी होगा। अरे होगा नहीं होगा? ठीक है। तो आपको वो फोर्स का डायरेक्शन ही जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना। अब फोर्स भी किस पर, फोर्स भी किस पर, तो आपने डेफिनेशन देने के लिए किसका यूज किया था वो इंपॉर्टेंट है। किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ है, ठीक है। लेकिन वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। आप यहां पे इसको माइनस का क्यों लेते? तो भैया इस तरफ आता वो फोर्स का डायरेक्शन, तो क्या इस समय होता? नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी भी ये नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि आपने चार्ज को कैसे ले लिया? नेगेटिव ले लिया। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना उसकी डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ ये? तो मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत लंबा चौड़ा बता दिया है। अब इन सभी को समराइज कर लेते हैं, ठीक है। हमें जो दिमाग में रखना है या फिर जो एग्जाम के अंदर हमें लिख करके ही आना है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में हम वो न्यूमेरिकल करेंगे जो कि नीट, आईआईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आपके बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। ये बात तो हाँ देवताओं, ठीक है। चलो आप कमेंट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक या शेयर करते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। वाकई में दिल से खुशी होती है बच्चों कि जब आपका वीडियो को शेयर करता है ना, दिल से खुशी मिलती। चलो ओके। और आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वैसे बहुत सारे बच्चों को मेरे नंबर पता है, नहीं तो आप कमेंट कीजिए ना, आप कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं वो देखो। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही डिफाइन कर रहा हूं, तो फोर्स experienced by unit positive test charge when it is placed into an electric field is known as electric field intensity. Electric field intensity. डन हुआ। फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था बच्चों?
अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यही था। अगर हम इसे वेक्टर में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, अगर हम इसे वेक्टर में लिखते तो इसे कुछ ऐसा लिखते, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है ये बात तो। चलिए अब इस फॉर्मूले में बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन किया गया। क्या करेक्शन किया गया वो और बताता हूं। इस फॉर्मूले को अगर आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल इम्पैक्ट डालना है टीचर के ऊपर कि भैया देखो मेरे को आता है ये, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। आप लिखें लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर आप ये लिख करके आते हैं ना बच्चों, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव इंप्रेशन है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, क्या चीज है वो समझिए। वैसे इससे कोई नंबर नहीं काट सकता, पहली बात तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे कोई आपके नंबर नहीं काटने वाला, लेकिन यहाँ पर आप इंप्रेशन छोड़ करके आ रहे हैं अगले के ऊपर कि भैया मेरे को पता है, मैंने फिजिक्स पढ़ी अभी। ठीक है, देखो क्या चीज है भैया, मैं जब बोल रहा हूं, मैंने आपको भी एक चीज बताई थी, एक बाउंड्री बनाई थी मैंने, और यहां पर कैपिटल क्यू लिखा था और यहां पर क्यू नॉट चार्ज लिखा था, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू के बात कर रहा हूं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात कर रहा हूं, इस क्यू की बात कर रहा हूं कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। बात समझ में आई? अब ये बात ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की प्रॉपर्टी है। वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज की है। तो इसका मतलब अगर कोई चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अगर इस बाउंड्री के अंदर मैं इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं, तो मैं सारा का सारा फोर्स भी इस क्यू का ही देखूं, मैं सारा का सारा फोर्स भी इस क्यू का ही देखूं। लेकिन अगर मैं इस बाउंड्री में दूसरा चार्ज रखता हूं, तो क्या इस दूसरे चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने कहा अगर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इसका मतलब इस क्यू का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस क्यू नॉट का भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? उस क्यू का भी है और इस क्यू नॉट का भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम या ज्यादा कर सकता था। वापस से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम या ज्यादा कर सकता था। तो मैं बोल रहा हूं, या हम नहीं, फिजिक्स बोल रही है कि भैया जिस टेस्ट चार्ज की आप बात कर रहे हैं, उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है दैट शुड बी नेग्लिजिबल। उसका वैल्यू ही घटा दो ना रे तुम, है उसका वैल्यू इतना कम कर दो कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी ना तो भी कोई इन्फ्लुएंस ना हो, तो भी उसका होना न होना बराबर है। ऐसे क्लास में कई बार ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका क्लास में होना ना होना बराबर है, उनके क्लास में होने से क्लास के रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, रिजल्ट को तो फर्क पड़ जाता है यार कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो क्लास के अंदर हो या ना हो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कई बार, ठीक है, या अदर स्टूडेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ऐसा ही इसके साथ में होना चाहिए। ठीक है, इसका होना ना होना बराबर हो, मतलब इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, इससे कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बात समझिएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस क्यू नॉट का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, इतना कम कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस ना कर पाए या चेंज ना कर पाए, या इस क्यू नॉट का खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, तो हमने यहाँ पर वो कंडीशन पहले लिख दी कि भैया ये जो क्यू नॉट हम ले रहे हैं ना, इस क्यू नॉट का वैल्यू क्या है, बहुत कम है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हम एक्चुअली में इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी जाकर के तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। चलिए ओके, तो ये समझ में आया। हाँ, तो ये ध्यान में रखना। और कई बार पूछ लेता है कि ये किसको डिनोट कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं, this limit q naught tends to 0 shows that the value of q naught should be negligible. It means its electric field किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, या तो आप ऐसा लिख दो, डजंट एग्जिस्ट और डज नॉट चेंज
doesn't change the electric field of actual charge. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्चुअल चार्ज को वो क्या नहीं कर रहा हो, चेंज ना कर रहा हो। बात समझ में आ गई? ये डन हुआ। चलिए, तो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके आगे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है मेरे रहने के कारण स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस रहती है, जब तक मैं हूँ बोर्ड पे ब्राइटनेस रहती है ना। चलिए, हो गया इतना? ऑल राइट, ठीक है। अब आगे काम करना चालू करते हैं। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पता चला। अब इसके बाद में अपन ने फॉर्मूला भी डिस्कस किया है। इस फॉर्मूला के बाद में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्वांटिटी कैसी है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसका यूनिट और डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बात तो अरे ठीक है ना। चलिए, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका देखते हैं कि क्वांटिटी कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में क्वांटिटी, राशि कैसी है ये। तो हमने बोला इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन कहां से कैसे देखा जाएगा? तो इसका डायरेक्शन समझिएगा, वर्क्स, इसको ऐसा नहीं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्टली लिख लो, द डायरेक्शन of force experienced by unit positive test charge। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बहुत बार हम इसे ऐसा भी लिख देते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसे और कैसा लिख देते हैं? बहुत बार इसे पॉजिटिव टू नेगेटिव भी लिखा जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये इससे पता नहीं चलता कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। तो मैं इस चीज को अभी डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन तो भी पोटेंशियल आप सभी को थोड़ा बहुत तो पता है ही। अपन चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वहां पोटेंशियल को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आप एक और चीज दिमाग में रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। तो ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल, हायर potential to lower potential, to lower potential, जिसे हम जनरलाइज फॉर्मेट में पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल भी बोल देते हैं, जनरलाइज फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, जबकि ये एक्चुअली क्या होना चाहिए? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। इसका रीजन बता देता हूं। जैसे किसी जगह 5 वोल्ट लिखा हुआ है और उसके थोड़ी पास में माइनस का 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ये तो पता चल रहा है यहां माइनस का है, यहां प्लस का है। ठीक है, और हम बोल रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी जगह 5 वोल्ट लिखा हुआ है और दूसरी जगह 2 वोल्ट लिखा हुआ है, अब इसमें नेगेटिव कौन सा भैया? इसमें नेगेटिव तो है ही नहीं, तो फिर कहां से बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज वर्क्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखना, 5 वोल्ट टू 2 वोल्ट काम करेगा। 2 वोल्ट नेगेटिव नहीं था तो भी इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, एक्चुअल वर्डिंग इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बात समझ में आई रहे देवता हूं? हाँ, चलो अब आगे चलते हैं। अब इसके बारे में यूनिट को देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या है। यूनिट के लिए और डायमेंशन के लिए फॉर्मूला एक बेस होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला जनरलाइज लिख देता हूं, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, इतना। अब देखो यूनिट क्या आएगी? फोर्स दैट इज न्यूटन, चार्ज दैट इज कूलम। तो इसका डायमेंशन है, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम होती है। पहली ऐसा यूनिट आप यही ध्यान में रखें, न्यूटन पर कूलम। सेकंड ऐसा यूनिट और बता देता हूं, इट इज वोल्ट पर मीटर, जो नेक्स्ट चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ये भी पता चलेगा, तो अब भी लिख लो, वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बात तो। अब इसके बाद में डायमेंशन को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों।
डायमेंशन देखो, डायमेंशन वापस फोर्स से ही निकलेगी। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स का डायमेंशन अब ये याद ही होना चाहिए, m1 L1 T-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज A1 T1। देवताओं यही तो था। और अगर मैं इसको एक साथ लिखने की कोशिश करता हूं, इट विल बिकम m1 L1 T-3 A-1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डन हुआ। बहुत सिंपल था, यहां तक सिंपल ही है, अभी तक ऐसे कोई टास्क नहीं किया जो बहुत हार्ड हो। ठीक है, एक बार के लिए इस चीज को उतार लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, थोड़ी देर पहले मैंने इनडायरेक्टली उसे डिस्कस कर भी लिया था, अगर आपको पता चला हो तो। देखो क्या हो रहा है वो समझिएगा। हम क्या मान करके चल रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल, वापस से हमारे पास में क्या है, एक कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस कैपिटल क्यू चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक क्यू नॉट चार्ज है। कितना डिस्टेंस पर, क्यू नॉट, सॉरी आर डिस्टेंस पर क्यू नॉट चार्ज है। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज जो है इस क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। करेगा नहीं करेगा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की। मेरे लिए पॉइंट चार्ज कौन है, कैपिटल क्यू है। मेरे को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या तरीका था, मैं लास्ट वाला ही पैटर्न यूज कर रहा हूं, कोई अलग से पैटर्न नहीं यूज कर रहा हूं। क्या भाई वो समझिएगा, हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू क्यू चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स देख रहे हैं F, किस पर, क्यू नॉट पर। कौन लगा रहा है, क्यू चार्ज लगा रहा है। कितना फोर्स लगाया था रे देवताओं, F इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बताओ इतना ही लगाया था क्या। चलो अभी F ही लिख दो, अभी F ही लिख दो, लेकिन आपको F का वैल्यू पता होना चाहिए। मैं साइड में इसके डायग्राम के साइड में लिख देता हूं, व्हाट इज F, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट इज F। ठीक है, ये F है, ये ध्यान में होना चाहिए। वेक्टर में लिख दे, वैसे मैंने सामने मैग्नीट्यूड लिखा है तो वेक्टर क्यों लिखूंगा, अभी बाद में बता दूंगा कि वेक्टर कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसके बाद में क्या करेंगे। तो हमने बोला है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए तो हमें वही चाहिए। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू क्यू चार्ज, ड्यू टू क्यू चार्ज। कितना होगा भैया, आपको F में किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा, क्यू नॉट का डिवाइड लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। एंड दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यही चीज है। चलिए अब इसको क्या लिखो भैया, फॉर्मेट में लिखो। F का वैल्यू कितना था, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, नीचे किसका डिवाइड, क्यू नॉट का, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पहली बात इस फॉर्मूले से जो आपको दिमाग में रखनी है, क्या भाई, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है क्या, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है क्या, वापस से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, आंसर है नहीं। वो तो कैंसिल हो रहा था, वो तो आप देखोगे तो कैंसिल हो रहा था। नहीं भैया, उस पर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पॉइंट चार्ज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू का वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर कैपिटल क्यू का वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है, इसके बाद में वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बता रहा है नहीं बता रहा है, ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है देवताओं, तो इसको ध्यान में रखिएगा भैया। ठीक है, और अगर मैं इसे वेक्टर में लिखने की कोशिश करता, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, ये क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसे ही वेक्टर में डालता तो ये क्या होता, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पर आप आर कैप लगा देते। अरे ये तो था
फोर्स के साथ में भी अपन ने क्या किया था, जब अपन ने फोर्स लिखा था बच्चों, अपन ने लिखा था के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पर आर कैप ही तो लगाया था, डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था। यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ऑलराइट। तो ये पता चला भैया कि वेक्टर में इसे कैसे लिखा जाना चाहिए, ये दिमाग में रह जाएगा देवता। तो ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड के अंदर ऊपर वाला और वेक्टर में नीचे वाला, इस तरीके से पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस होता है। चलिए, एक ग्राफ भी है कि भैया आर स्क्वायर के साथ में इसका वेरिएशन बताओ। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। तो भैया ये कुछ ऐसा जाता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के मिड का जो कर्व है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, और इनवर्स का कर्व आप सभी को पता है कैसा जाना चाहिए, पता है ना, ऐसा कर्व जाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। हाँ, अगर कोई गलती से 1/r² के साथ में बना दे तो E और 1/r², अब यहां पर एक्सिस पे देखो r² नहीं 1/r² है, तो ये 1/r² के साथ में तो प्रोपोर्शनल बोला जाएगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², प्रोपोर्शनलिटी का कर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², पता चल रहा है कर को। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पता चल रहा है ना, तो इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो जल्दी से, फिर या तो स्क्रीन को फ्रीज कर लो। समझ में आया तो बताएं, नहीं आया तो अपन डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। जल्दी से जल्दी से डन हुआ ये। चलो, अब इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डिस्कशन है, इसको मिटाना उचित नहीं होगा, पॉइंट इधर मैं और डिस्कस कर देता हूं, स्क्रीन पर ही देखिएगा। एक और डिस्कशन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम पर डिपेंड करता है? जैसे फोर्स डिपेंड कर रहा था, जैसे ही चार्जेस को किस में डाल रहे थे अपन, मीडियम में रख रहे थे, वैसे ही उनके मिड का फोर्स क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंडेंट है? आंसर है। किस तरीके से वो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में के आ रहा है और के जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। तो देखो इस तरफ देखो भाई, सभी इस तरफ बोर्ड पे देखें क्या हो रहा है। मैं लिख रहा हूं ई वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह Q डिवाइडेड बाय r²। डन हुआ ये। चलो, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन r, Q डिवाइडेड बाय r²। फिर हमने देखा कि ये जो पूरा वैल्यू है, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा वैक्यूम वाला ही पार्ट है, तो E0 लिखा, और उसमें किसका डिवाइड जा रहा है, एप्सिलॉन r का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड जा रहा है। अरे जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है। इसका मतलब मीडियम रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट डिक्रीजेज इनटू द मीडियम। ये बात ध्यान में रखने लायक है। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये चीज। डन हुआ। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके के होते हैं, यहीं पर ही डिस्कशन कर रहा हूं मैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब कैसा बच्चों, जैसे आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म सभी की एक जैसी है, सभी की क्या है, अगर स्कूल ही प्रोवाइड करवा रही है तो सभी की यूनिफॉर्म सेम है। तो ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यूनिफॉर्म बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। इसका मतलब कुछ ऐसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा डिनोट करते हैं। ये जो लाइन बना रहा हूं ना, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपना अगला पॉइंट है ना, तो वहां पे और डिस्कस होगा ये। लेकिन अभी ध्यान में रखो, अभी थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए कुछ लाइंस बनाई जाती हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मिड का डिस्टेंस जो है वो चेंज ना हो,
है ना, ये गैप जो है अगर एक में डी है 2 सेंटीमीटर मान लें, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2 सेंटीमीटर, और ये लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हो, तो फिर वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहला, इसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, मतलब अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं तो मेरे को 2 वोल्ट पर मीटर मिलेगा, यहां पर देखूं तो भी 2 वोल्ट पर मीटर मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब ये होता है। अब मेरी बात को समझो, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मेरी बात को समझना, मेरा क्वेश्चन अभी ये नहीं था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कशन नहीं करना था, मेरा क्वेश्चन ये है यहां पर कि अगर मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, कैसा चार्ज रख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं, तो वो किस तरफ भागेगा, वो किस तरफ फोर्स फील करेगा, सोचो कहां की ओर जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको एक लाइन और बताई थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा बना लो, ये यहां पर काम आता है पॉजिटिव टू नेगेटिव बोलना, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यूं जा रहा है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, यूं पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरफ भाग रहा है, ठीक है। अगर इस तरफ भाग रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कहां की ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा या पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, सीधी सी बात है वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा तो इस तरफ भागने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव तो इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों इसी तरफ जा रहे हैं क्या, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है क्या। तो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज था, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। लेकिन अगर यही क्यू चार्ज जो था माइनस का होता तो क्या होता भैया, तो फिर ये कहां की ओर भागता, तो माइनस है ना, माइनस को अट्रैक्ट कौन करेगा, प्लस करेगा, इस तरफ वाला प्लस माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस तरफ वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अरे भैया प्लस और माइनस बता दिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, हाँ, तो ये वाला प्लस इस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, ऐसा मानो। तो भैया फोर्स की डायरेक्शन दिखाई दे रही है क्या, दिखाई दे रही है, इस तरफ आएगा। तो ये बात ध्यान में रखने लायक है बच्चों, positive charge experience the force into the direction of electric field and negative charge experience the force into the opposite direction of electric field। इस लाइन को लिख लो, काम आएगी, वापस से बोल रहा हूं, लिख लो इस लाइन को, positive charge experience the force into the direction of electric field, negative charge experience the force into the opposite direction of electric field। थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूं कई बार मैं, चल हो गया ये। अब कितना फोर्स, पहले तो डायरेक्शन देखी फोर्स की, अब भैया कितना फोर्स वो देखो। तो अगर मैं इनको स्मॉल क्यू ही लिख लेता हूं, क्यू नॉट, तो आपको सोर्स चार्ज में इन चार्ज में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, लिखा था नहीं लिखा था। अगर मैं इसी को ही फॉन्ट मानूं तो मेरा लगने वाला फोर्स होगा क्यू नॉट ई वेक्टर, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा इन चार्जेस के ऊपर, Q इंटू ई, कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, क्यू ई, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आई, डन हुआ ये, चलो ओके। तो आज मेरे को इतना डन हुआ ना, हाँ चलो। अब इसके बाद में अपन देख रहे हैं फोर्सेस, अरे फोर्स तो देख चुके हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, है ना। इसके बाद में अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। मैंने बहुत सारी चीज बता दी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बहुत सारी चीजें बता दी है मैंने। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या है वो देखो, इलेक्ट्रिक field due to group of charges, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस मतलब ऐसा मान लेते हैं यहां पर एक Q1 चार्ज है, यहां पर एक Q2 चार्ज है, यहां पर एक Q3 चार्ज है, और यहां पर फाइनली Qn चार्ज मान लो। और आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इस वाले P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो हम बोलेंगे कि भैया Q1
इस तरफ रिपेल करता है ना, Q1 इस तरफ रिपेल करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता उसका। ऐसे ही Q2 इस तरफ रिपेल करता तो इस तरफ होता E2, इसको E1 लिख देते हैं। फिर Q3 इस तरफ रिपेल करता, इसको E3 लिख देते हैं। और लास्ट वाला चार्ज Qn इस तरफ रिपेल करता है, इसको En लिख देते हैं। ऐसा ही होता। और ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। अगर फोर्स को आपने फोर्स देखा था ना, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस देखा था, नहीं देखा था? वहां पर क्या किया था, वेक्टर सम किया था, नहीं किया था? उस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपने फोर्स का वेक्टर सम किया था, नहीं किया था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अरे लास्ट वीडियो नहीं पढ़ी है रे यार, ठीक है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में भी यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सेम वही पैटर्न को फॉलो कीजिए बच्चों। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En, लेकिन इन सभी का कैसा सम, वेक्टर सम होना चाहिए। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी था, ठीक है? अब इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। मैं इसको बोल रहा हूं भैया R1, इसको बोल रहा हूं R2, इसको बोल रहा हूं R3, इसको बोल रहा हूं Rn, और वेक्टर लगा लो रे यार। इसको क्या लगा लो, वेक्टर लगा लो आप, ठीक है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू K चार्ज स्मॉल q से डिनोट किया, तो मैं स्मॉल q लिख देता हूं, Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर और यहां पर R1 कैप, फिर K Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर और यहां पर R2 कैप। बताओ ऐसा ही था क्या? प्लस K Q3 डिवाइडेड बाय R3 का स्क्वायर और यहां पर R3 का कैप, डॉट 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 K Qn डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर और यहां पर Rn का कैप। यही है। ये चीज पता चल रही है ना, या ये कुछ ज्यादा ही धुंधला हो गया है तुम्हारे लिए? मार्कर में फिल कर लूं, थोड़ा सा इंक को थोड़ा सा फिल कर लेते हैं तो ये शायद थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। और ऐसे टाइम पे कभी भी मेरे को इंक मिलती नहीं है, मिल गई। चलो, तो कुछ ऐसा ही किया। अब क्या हो सकता है इसके बाद में, बताओ? इसके बाद में अपन कुछ क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ, किसको कॉमन लेंगे? अपन कॉमन लेंगे बच्चों K को। K को अगर कॉमन ले लिया जाए तो फिर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा? K को कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या बचेगा? K तो कॉमन आया, फर्स्ट टर्म में आएगा Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर और R1 कैप। सेकेंड टर्म में आएगा क्या, Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। अभी ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, न्यूमेरिकल में मैं इस चीज को कम ही यूज करता हूं। ऐसे K को कॉमन लिया, ये कुछ ऐसा होगा, Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर और यहां पर R1 कैप, Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर और यहां पर R2 का कैप, यहां पर Q3 डिवाइडेड बाय R3 का स्क्वायर और R3 कैप। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कर क्यों रहे हो? पहला रीजन तो एग्जाम में पूछा जाता नहीं है ये, तो फिर इसका फायदा क्या? एक चीज समझने वाली है भैया कि कोई चीज वेक्टर है तो उसका प्रोसेस भी वेक्टर होना चाहिए। ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा मैं इससे ज्यादा और कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है? जब अपने पास में न्यूमेरिकल आएगा ना, मैं इसे वेक्टर में नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्शन देखूंगा पहले, ठीक है? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड समझना, काम करने, ये डन है, इतना एग्जाम में करो, वैसे आएगा ही नहीं रे यार, ये डेरिवेशन आता ही नहीं है जिंदगी में, ठीक है? मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। कोई भी चीज अगर वेक्टर है तो वहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी चीज अगर वेक्टर है तो वहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये रामायण समझ में आए ना आए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्या भैया, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये एक Q1 चार्ज है और ये एक Q2 चार्ज है इस तरफ, और दोनों ही प्लस के चार्ज है, दोनों ही प्लस के चार्ज है। तो Q1 वाला इस वाले पॉइंट के ऊपर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और Q2 वाला इस वाले पॉइंट P के ऊपर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा भैया। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, सेम है या अपोजिट है? सेम है या अपोजिट है, ये देखो बस। हम देखेंगे दोनों अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखोगे? तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। पहला तो वेक्टर सम कर सकते हो, अगर किसी को वेक्टर में काम करने में बहुत अच्छा लगता है यूज वेक्टर सम। अदरवाइज मैं तो ये बोलूंगा मैग्नीट्यूड में काम करो, मैग्नीट्यूड में काम करो। दोनों अपोजिट है ना, तो एक में से दूसरे को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधा सा बात है। मैं देखता इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट
मैग्नीट्यूड में लिखता और मैं बोलता E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, मैग्नीट्यूड में काम करता भाई, जो ज़्यादा है उसमें से घटाऊंगा मैं। तो अगर E1 ज़्यादा है तो E1 माइनस E2, और अगर E2 ज़्यादा था तो E2 माइनस E1, दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? फिर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कहाँ की ओर? जो ज़्यादा होगा उसकी ओर जाएगा, जो ज़्यादा होगा। अगर E1 ज़्यादा था तो EP का डायरेक्शन ये होता, और अगर E2 ज़्यादा होता तो फिर रिजल्टेंट इस तरफ भागता, जो ज़्यादा होगा उसकी तरफ भागता। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, इसके अलावा और कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अगर ये दोनों ही चार्जेस सेम तरफ होते हैं, Q1 इधर, Q2 इधर, और इस वाले P पॉइंट के ऊपर आपको कैलकुलेट करना होता, तो क्या होता? Q1 रिपेल करता, पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल, पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव अट्रैक्ट, ध्यान में रखो बस। फिर ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल मारता, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में तो क्या करो, डायरेक्ट सम कर दो, E1 प्लस E2, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E1 प्लस E2, खत्म किस्सा, इतना ही। हाँ, पॉजिटिव एक्स है तो लास्ट में जाकर के डायरेक्शन देखने के लिए आई कैप लगा देंगे, प्लस का आई कैप। हाँ, अगर इस तरफ आता, अगर इस तरफ, इस वाले केस में अगर इस तरफ E2 की तरफ निकलता तो माइनस का आई कैप लगाते, लास्ट में कर सकते हैं वो काम, है ना। तो वेक्टर वाला काम लास्ट में करके देख लेना, पता चल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, जैसे एक और बताता हूं। अब ये तो हो अपोजिट में इसके अंदर, कई बार ऐसा हो ही नहीं भैया, तब क्या करोगे? ये वाला P पॉइंट, यहां पर चार्ज आपका Q1 और यहां पर आपका चार्ज Q2। अब क्या करोगे? ये तो इसको इस तरफ फेंकेगा E1, और ये इसको इस तरफ फेंकेगा E2। अब बताओ, अब तो दोनों का डायरेक्शन ही अलग अलग है, ना तो अपोजिट है ना सेम डायरेक्शन में। तब क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे कि भैया यहां पर एंगल कुछ ना कुछ तो होगा। ये एंगल आपको पता है तो भी आप काम कर सकते हो। कैसे भैया? दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनके मिड में एंगल थीटा हो, तो उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट R, याद आ रहा है क्या? R इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा। याद था नहीं याद था? 11th है बच्चों, काम आएगी। यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। याद आ रही है ये रामायण? पता चला, P की जगह E1 लिख दो, Q की जगह E2 लिख दो, और सारा काम वैसा का वैसा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है, आसानी से काम कर पाओगे, आसानी से काम कर पाओगे। हाँ, E1 और E2 डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होगा, चार्ज दिया हुआ होगा, और ये डिस्टेंसेस दी होंगी R1 और R2। तो आप E1 कैलकुलेट कर सकते हो, E1 इज इक्वल्स टू KQ1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। बताओ आएगा नहीं आएगा? फिर E2 को कैलकुलेट करो, E2 इज इक्वल्स टू KQ2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ये कैलकुलेट करो और उसके बाद में वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। तो अगर आपको ये चीज पता है, आपको ये पता है, कोई रोक नहीं सकता आपको कोई सवाल करने से, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ये वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बड़ा हो भी जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई वीडियो 40 मिनट से ज़्यादा का जाए। ठीक है, 40-50 मिनट अगर आप पढ़ लेते हैं दैट इज़ इनफ। ठीक है, इस वीडियो को रिवाइज कर लेना भैया, अगर देख रहे हो तो रिवाइज कर लो, खुद ही रिवाइज कर लो कि कितना आपको वीडियो देखने के बाद में याद रहा। ठीक है, अगर आपको चीज़ें याद रहीं, आपको समझ में आई, प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए बच्चों, प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।